गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग इसका 5th वीडियो ला रहा हूँ। और हम लोग जो है पावर शेयरिंग चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। ये देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसका फर्स्ट पॉइंट जो था पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 में, है ना। और इस पार्ट 4 में हम लोग सेकंड पॉइंट जो है बच्चों, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आज। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है लेवल। लेवल मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर मामला पैरेलल वाला नहीं है, समानांतर नहीं है। यहाँ लेवल है यानी स्तर, तो स्तर या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होगी सरकार की, या सरकार के जो भी भाग हैं उनमें कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। यानी किसी पार्ट की जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा होंगी, किसी पार्ट की शक्ति कम होगी, ज़्यादा वाले के अंडर में कम वाला होगा। इसीलिए यहाँ पे लेवल वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं तो और आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स। पावर जो है डिफरेंट लेवल, सरकार के विभिन्न स्तर पर पावर को शेयर किया जाता है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। कहने का मतलब एक तो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे देश की सरकार, और दूसरा कई सरकारें होती हैं जो प्रांतीय स्तर पे, प्रोविंशियल यानी प्रांत स्तर पे, राज्य स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे। तो तुम लोगों को मालूम होगा बच्चों कि हमारे देश में पूरे देश के लिए एक सरकार है, एंटायर कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट है, जिसको हम लोग नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, भारत सरकार। ठीक है, जो पार्लियामेंट से वर्क करती है, भारत की संसद जो न्यू दिल्ली में है वहाँ से काम करती है, पूरे देश की सरकार है, वो पूरे देश के लिए है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया, द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और इसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये तो सबसे ऊपर होता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है, वो सबसे ऊपर है, पूरे देश की सरकार सबसे ऊपर है, उसके अधिकार ज़्यादा हैं, उसके पास ज़्यादा पावर है। फिर उससे नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो जो रीजनल और प्रोविंशियल लेवल पे हैं उनको अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। इन इंडिया, भारत में कैसे पुकारते हैं? we call them state governments, sorry we call them state governments। हम उनको राज्य सरकार कहते हैं। जैसे भारत में आपके 28 स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट्स है। जैसे मध्य प्रदेश की अलग गवर्नमेंट है, राजस्थान की अलग गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की अलग गवर्नमेंट है, उत्तराखंड की अलग है, पंजाब की अलग है, हिमाचल प्रदेश की अलग है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स।
दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सभी देशों में होता है, नहीं, बहुत सारे देशों में इस तरह का सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता। देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कोई भी प्रांतीय या राज्य सरकार नाम की कोई सरकार नहीं होती। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देर आर different level of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। लेकिन हमारे जैसे जो देश हैं जहाँ पर अलग अलग लेवल की सरकारें हैं, वहाँ पर संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियरली दिया गया है कि हर लेवल की सरकारों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। ये साफ साफ बताया गया है, लिखा गया है। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। और जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में हर चीज़ निर्धारित थी कि नेशनल गवर्नमेंट की यानी यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या पावर दी गई है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई है, क्या काम किया गया है उसके लिए। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। इस जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों इसको। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अब हमारे देश में बच्चों एक तो नेशनल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके ठीक नीचे 28 स्टेट्स हैं तो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। बच्चों उसके भी नीचे हमारे देश में गवर्नमेंट है जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ रूल, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ और पंचायती राज। अगर हम बड़े बड़े सिटीज़ में, शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत वगैरह होता है, ठीक है, नगर पालिका, नगर निगम, तुम लोगों ने नाम सुना होगा। उससे अगर हम रूरल लेवल पे जाते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जिला पंचायत, ब्लॉक समिति या क्षेत्र पंचायत जिसको बोलते हैं उस, और सबसे नीचे होता है विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत। तो ये भी क्या है, ये भी एक गवर्नमेंट का लेवल है, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आते हैं। तो इस तरह से हमारे भारत में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट लेवल्स में मेनली 3 लेवल्स आते हैं। एक तो यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स और तीसरा लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल सेल्फ रूल या लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। वर्टिकली नीचे आता जाता है। सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के सबॉर्डिनेट लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल हो, जो कि अर्बन लेवल पे होता है यानी शहरों में होता है, और रूरल लेवल में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में वो जिला पंचायत, ब्लॉक समिति और विलेज पंचायत के लेवल पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ही आपने देखा, पॉइंट 2 देखा कि पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। शक्तियों का जो बंटवारा होता है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में या विभिन्न भाषाई समूहों के बीच में भी होता है। कैसे? ये तुमने बेल्जियम के केस में देखा कि किस तरह से डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, जर्मन भाषा बोलने वालों के लिए
किस तरह से एक अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई जिसका काम सिर्फ भाषा, संस्कृति, शिक्षा से रिलेटेड नियम कानून वगैरह बनाना, है ना। तो किस तरह से ये क्या था, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने क्यों बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का क्या प्रयोजन था? इसीलिए ताकि जो अलग अलग भाषाई समूह हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनको एक स्टेज दिया जा सके, उनको एक मंच प्रदान किया जा सके, ठीक है। उनको ये लगे कि नहीं, हम सभी की बराबर की इज्जत है, बराबर का रेस्पेक्ट है, किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं माना जा रहा है, और शक्ति का संतुलन बना हुआ है, पावर जो है बैलेंस है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बताया मैंने, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कुछ देशों में संवैधानिक और वैधानिक प्रबंध किए गए हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े या सामाजिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए संविधान में, कानून में, ठीक है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, है ना, ताकि उनको विधायिका में या फिर प्रशासन में उचित संरक्षण मिल सके, उचित भागीदारी मिल सके, ठीक है। लास्ट ईयर we studied the system of reserve constituency in assemblies and the parliament of our country। पिछले साल तुम लोगों ने क्लास 9th में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा था कि किस तरह से जो संसदीय क्षेत्र होता है या विधानसभा क्षेत्र होता है उसको रिजर्व भी कर दिया जाता है, आरक्षित किसी खास वर्ग के लिए, खास जाति के लिए, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं, हजारों वर्ष से जिनको सताया गया है ना, उनके लिए हम लोग खास तौर से जो संसदीय क्षेत्र हैं चुनाव लड़ने के, उनको हम रिजर्व कर देते हैं कि भैया यहाँ से सिर्फ इसी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वोट कोई भी डाल सकता है लेकिन चुनाव इस खास जाति के व्यक्ति ही लड़ सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया सरकार ने या संविधान में, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों वो हजारों साल से दबाए गए थे, है ना, उनको दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, है ना, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन सोशल स्टेटस, है ना, मतलब उनको सामाजिक स्तर नहीं दिया गया था, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको आर्थिक लाभ से वंचित रखा गया, हर तरह से उनको दबाया गया। तो अब उनको जब हमको अपलिफ्ट करना है, उनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाना है, मुख्य धारा में लाना है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देना पड़ेगा, उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा, है ना। तो उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कि राजनीति में भी वो भागीदार बने, तो इसके लिए संविधान ने कहा कि भैया उनके लिए कुछ क्षेत्रों को हमें आरक्षित कर देना चाहिए, है ना, कि वहाँ से वही चुनाव लड़ सकें, ताकि वो भी राजनीति में, सक्रिय राजनीति में सामने आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ठीक है। एंश्योर देयर पार्टिसिपेशन इन एक्टिव पॉलिटिक्स और इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। विभिन्न सामाजिक समूहों को हम शक्ति दे रहे हैं, उनके साथ शक्ति को शेयर कर रहे हैं, पावर को, अधिकारों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्ट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों किया गया? बताया मैंने, ताकि उन लोगों को भी प्रशासन में, राजनीति में भागीदारी दी जा सके जो कि वर्षों से अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, है ना, जो सैकड़ों साल से अपने आप को अलग थलग महसूस करते थे, उनको ये विश्वास दिलाना कि नहीं,
आप भी वही हैं, आप भी इस देश के उतने ही सम्मानित नागरिक हैं जितना और कोई, है ना। दिस मैटर इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और ये तरीका होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको भी शक्ति में बराबर का साथ मिलना चाहिए, बराबर की उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से तुम लोगों ने ये देखा। अब बच्चों आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब बच्चों, अब आता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। तो पावर शेयर इसमें भी होता है। सबसे पहले तो आते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी। बच्चों शायद क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, नहीं तो क्लास 10th में शायद है कोई चैप्टर उसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल बच्चों ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके मेंबर्स किसी खास ओपिनियन, व्यू या आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी खास विचारधारा से प्रेरित होते हैं। ये अपना एक संगठन बनाते हैं, उसके बाद ये एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और इलेक्शन कंटेस्ट करने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ये सरकार बनाएं, फॉर्म द गवर्नमेंट, देश का शासन प्रशासन चलाएं, रूलिंग पार्टी बने, रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन बने, देश का शासन चलाएं, ठीक है। और जो इनकी पार्टी, जो इनके ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर वो देश के लिए पॉलिसीज़ डिसाइड करें और नए रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करें, ठीक है। इसमें मेन लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी समझ गए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी तो वो होती है जो सरकार में होती है, सरकार बनाती है, उसके मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव जीतती नहीं है या सरकार बनाती नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होती हैं जो चुनाव नहीं जीत पाते, उतनी सीटें नहीं जीत पाते। तो फिर उनका क्या काम है? उनका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। उनको फिर हम कहते हैं कि वो अपोजिशन में है, विपक्ष में है। अपोजिशन का भी बहुत बड़ा काम होता है। वो सरकार के काम पर नज़र रखते हैं, सरकार की नीतियों पे नज़र बनाए रखते हैं, और उनको लगता है कि सरकार गलत कर रही है, गलत कानून बना रही है, गलत पॉलिसीज़ फ्रेम कर रही है, तो वो विरोध करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, पार्लियामेंट में विरोध करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में विरोध करते हैं, आम जनता को अवेयर करते हैं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी एक पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं जिसमें डायरेक्ट जो कॉमन सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट, अपने वोटिंग राइट का यूज़ करते हैं। तो पावर, यहाँ पर पावर आया ना, हम पावर को यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में, सरकार बनाने में। फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सरकार में नहीं होती वो भी पावर का यूज़ करती हैं, उनके पावर का यूज़ थोड़ा तरीका अलग होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रेशर ग्रुप्स।
बच्चों मैं पहले तुम लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसको यूज़ करेंगे। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप हिंदी में बोलते हैं दबाव समूह। क्या होता है बच्चों? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, इनका काम चुनाव लड़ना या सरकार बनाना या विपक्ष में रहना, ये काम इनका नहीं होता। तो फिर इनका काम क्या होता है? ये कभी कभी किसी खास इशू को लेकर के, किसी खास मुद्दे को लेकर के देश में या किसी राज्य में या किसी इलाके में अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले या अलग अलग धर्म या जाति के लोग, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग जब किसी एक खास मुद्दे को लेकर के, किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर के ये लोग एक संगठन बना लेते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और सरकार को पर प्रेशर माउंट करते हैं कि वो इस खास मुद्दे पर हमसे बात करे, या अगर उसने कोई कानून या नीति बनाई है तो उसको रोल बैक करे जो कि जनता के खिलाफ है। और तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि सरकार उनकी बात को मान नहीं लेती, उनकी बात को कंसीडर नहीं करती। और जब सरकार बात को मान लेती है, कुछ अमेंडमेंट कर देती है, संशोधन कर देती है, रोल बैक कर लेती है, वापस ले लेती है उस कानून को, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संगठन है, ये अपने आप समाप्त हो जाता है। लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। जो कर रहा है, जो वकील है वो वकालत करने लगता है, जो इंजीनियर है वो अपना काम कर, जो टीचर है पढ़ाने लगता है, जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो अलग पढ़ाने लगता है, कोई बिजनेसमैन है वो अलग अपना काम करता है, फिर कोई किसी से मतलब नहीं। यानी प्रेशर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो इवेंचुअली फॉर्म होता है किसी खास पर्टिकुलर इशू को लेकर के, टू माउंट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट और द रूलिंग persons for any whatever it be, the issue whatever it be, the matter whatever, they mount the pressure to roll back, to amend। ठीक है, इस तरह से ये लोग, इसको हम लोग दबाव समूह कहते हैं। बच्चों इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में, फिर जो यूनियन गवर्नमेंट थी और हमारे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय करप्शन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी करके एक प्रेशर ग्रुप बना, जिसमें तुम लोगों ने नाम सुना होगा अन्ना हजारे, बहुत सारे लोग मिले थे, अन्ना हजारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना। इन लोगों ने मिल करके पूरा, बाबा रामदेव, है ना, इन लोगों ने पूरा धरना प्रदर्शन किया था वहाँ पे आपका दिल्ली में जंतर मंतर, प्रगति मैदान वगैरह, जंतर मंतर जो ग्राउंड है वहाँ पे। और सरकार पर दबाव डाला गया था कि वो लोकपाल नाम का एक विधेयक पास करे, लोकपाल नाम की एक पोस्ट बनाए, है ना। और काफ़ी दिन ये आंदोलन, तो उसको हम प्रेशर ग्रुप कहेंगे, है ना। दैट वाज अ प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। एक मूवमेंट का रूप हो गया था पूरे देश में, आंदोलन कि भैया जो करप्शन हो रहा है उसको कंट्रोल करो, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक पोस्ट क्रिएट करो जिसका नाम है लोकपाल, जो प्रधानमंत्री तक की जांच कर सके, ऐसा करके काफ़ी बवाल हुआ था। ठीक है, तो वो प्रेशर ग्रुप, तो दैट वाज द गुड एग्जांपल ऑफ प्रेशर ग्रुप। इसके अलावा और प्रेशर ग्रुप का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रेशर ग्रुप का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे तुम लोगों ने झारखंड के बारे में सुना होगा। झारखंड में एक संगठन है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झामुमो जिसको बोलते हैं। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जो उसके मुख्यमंत्री हैं उसी पार्टी के, अब तो वो राजनीतिक दल बन गया, वो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले एक प्रेशर ग्रुप था। इसका काम क्या था बच्चों, तुम लोग तो बहुत छोटे हो, तुम लोगों को नहीं जानकारी है, लेकिन जानकारी कर लेना कि झारखंड पहले झारखंड नहीं था, पहले बिहार था।
बिहार नाम का स्टेट था, तो बिहार से अलग हुआ है, बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। तो झारखंड के जो लोग थे, जो झारखंड आज के झारखंड में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के ट्राइबल पीपुल हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों ने कई साल तक आंदोलन किया, है ना, कई साल तक आंदोलन किया। उसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया कि हमारे झारखंड को बिहार से अलग किया जाए। उस संगठन का नाम था झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये एक प्रेशर ग्रुप था, एक दबाव समूह था। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि बिहार से झारखंड को अलग किया जाए। बाद में ऐसा हुआ भी, बिहार से झारखंड नाम का एक अलग राज्य बन गया। लेकिन तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन था, उसका उद्देश्य तो सफल हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव तो सफल हो गया, तो उसको समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रेशर ग्रुप कभी कभी क्या होता है, ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पॉलिटिकल पार्टी बन गया और आज तक है। उसी तरह से जो मैंने बताया तुम लोगों को कि वो 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार को लेकर के अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, किरण बेदी, इन लोगों ने जो आंदोलन किया था, तो वो कुछ हुआ नहीं उसमें। 2014 के बाद चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस हार गई और बीजेपी सत्ता में आ गई और श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। लोकपाल विधेयक तो आया नहीं, लोकपाल नाम की कोई पोस्ट बनी नहीं। लेकिन बच्चों, इस जो सिविल सोसाइटी जो बनी थी, उसका फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली उससे प्रेरित होकर, आम आदमी पार्टी। तो वो जो एक प्रेशर ग्रुप था वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग बहुत बात कर लिए और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अब अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, गुड नाइट।